प्रीवियस क्लास में कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए रॉड है। हम लोगों ने जो निकाला है ये इंटीग्रेशन मेथड से निकाला है, लेकिन हम लोग गॉस थ्योरम से भी निकालेंगे। तो अगला जो क्लास करेंगे हम लोग वो गॉस थ्योरम, लेकिन आज नहीं, आज बीच का बहुत टॉपिक है तो मैं करा रहा हूँ। लेकिन अगला जो क्लास होगा वो उसमें गॉस थ्योरम बेसिक समझाएंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है, वो भी अच्छा लगेगा पढ़ के। और गॉस थ्योरम ऐसा है कि किसी भी शेप का या किसी भी शेप पे जो चार्ज दे रखा है उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ सर्कुलर लूप। जैसे रॉड पे था, ऐसी अगर सर्कुलर लूप पे इलेक्ट्रिक चार्ज रखा जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अलोंग द एक्सियल। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ circular loop along axial। ठीक है ना। ये देखते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए सर्कुलर लूप along axial। क्या बताया कि एक सर्कुलर लूप लेंगे, उस पर चार्ज लेंगे, लेकिन उस सर्कुलर लूप को वाई जेड प्लेन पे रखते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा फ्लोर है एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि वो एक्स है, ये वाई है, वो जेड है। तो वो एक्स जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई और ये जेड, तो ये वाई जेड प्लेन। तो हम लोग एक सर्कुलर लूप को लेते हैं इस पे, ये वाई जेड प्लेन पे। ठीक है ना। तो इस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज होना इसको डाल देते हैं इस तरह से। ठीक है ना। ये हमारा वाई जेड प्लेन पे एक सर्कुलर लूप पे चार्ज रखा हुआ है और इसके सेंटर के अलोंग यानी एक्सिस, ये इस एक्सिस के अलोंग हमें यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पे इस सर्कुलर लूप पे जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहती बात में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक बहुत छोटा सा लेंथ इसमें से सिलेक्ट करेंगे, वो होगा DL। और इस पे जो चार्ज होगा इतने छोटे से लेंथ पे, वो जो चार्ज होगा वो DQ होगा। ठीक है। वैसे इस पूरे रिंग के ऊपर जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो Q है। कितनी बात सुने? छोटे से चार्ज के लिए आपने D लिया। हाँ, ये DL स्मॉल लेंथ, D फॉर वेरी स्मॉल लेंथ एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट वेरी स्मॉल लेंथ इज DQ। ठीक है। और इसके बिल्कुल सेंटर से इस पॉइंट पे P पे एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया और ये हमारा इस छोटे से जो लेंथ पे चार्ज है, उस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर होगा और इसको हम लोग DE से दिखाएंगे। कितनी बात सुनाई? यहाँ पे इसकी वजह से एक एंगल बनेगा, थीटा ले लेंगे। ठीक है। ये इसका सेंटर से यहाँ तक हम लोग A ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। और यहाँ से यहाँ तक को जो डिस्टेंस है हम लोग R ले लेते हैं। ठीक है। और ये जो लेंथ है इसको हम लोग X से दिखाते हैं, क्योंकि या फिर इसको X कर लेते हैं, इसे R कर लेते हैं। ठीक है ना। कहती बात सुन में आगे चले। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता, पहले समझ ले लाल लोग।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका अपना डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। ये एरो वेक्टर के टर्म में दिखा दिया। जब एक वेक्टर होता है तो वो मिनिमम 2-3 कंपोनेंट उसके होते हैं। अगर हम लोग उसके 2 कंपोनेंट्स बनाते हैं 2 एक्सिस के लॉन्ग, तो उसे हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कल हम लोग कल इस बात को किए थे। तो हम इस वेक्टर को जब रिजॉल्व करेंगे तो इस वाले लाइन को आगे लेके चलते हैं हम लोग इधर की तरफ, ठीक है ना। तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ये थीटे के हिसाब से ये बेस काउंट होने लगेगा, ये बेस काउंट होगा। किसी भी वेक्टर का बेस के अलोंग लेते हैं तो उसमें कॉस थीटा आता है। इसका मतलब ये कि इसको हम लिखे डी ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनाएंगे वो डी ई साइन थीटा हो जाएगा। कितनी बात सुन रहे, आगे चले। जितना हमने लोग लेंथ यहाँ पे लिया है, ठीक है ना, सेम इक्वल एंड अपोजिट लेंथ हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट लेंथ डी एल डैश, डी एल एंड डी एल डैश आर बोथ इक्वल बट अपोजिट पार्ट। जैसे रिंग का ऊपर में यहाँ लिया था तो ठीक नीचे वहीं पे लेंगे, ठीक है ना। तो जो चार्ज होगा इस पे डी क्यू डैश होगा इस पे, बट द चार्ज इज सेम, दोनों का लेंथ सेम है, चार्ज सेम है क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है। और यहाँ पे जब इस छोटे से लेंथ से इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो हमारा एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, जो थोड़ा लाइट हो रहा है ये पेन जरा सा, कितनी बात सुने, ठीक है ना। हम लोग इस पर डैश डाल देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इस छोटे से पार्ट पे जितने चार्ज है इसकी वजह से जो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई डैश दिखा दिया हमने, ठीक है ना। डी ई डैश का कंपोनेंट लेंगे तो डी ई डैश का एक हॉरिजॉन्टल लेंगे और एक वर्टिकल लेंगे, ठीक है ना। जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो एंगल है थीटा, तो उसका यहाँ पे बेस के कंपोनेंट लेंगे तो डी ई डैश कॉस थीटा और डी ई डैश साइन थीटा। कितनी बात सुन रहे, ये जो डी ई साइन थीटा है, थीटा भी सेम है और डी के लिए के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के कांस्टेंट होता, क्यू यानी डी क्यू डैश दोनों इक्वल है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है जैसे ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल है यहाँ पे, ठीक। तो डी ई साइन थीटा एंड डी ई डैश साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। कितनी बात सुन, ऐसे ही अगर सपोज करते हैं मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लूँ, इमेजिन करिए ये रिंग है ऐसे, तो हमने ऊपर लिया था ऐसे एरो दिखाया था, वहाँ पे नीचे लिया था तो हमने ऐसे ऊपर की तरफ दिखाया था ये वाला सेक्शन। अगर मान लो हम लोग इस रिंग का इस वाले साइड में लेता डायमीटर के, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा उसमें, और ठीक इसके अपोजिट रिंग के इस तरफ ले रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे इधर की तरफ जाएगा। उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो एक तरफ का अगर नीचे हो रहा होगा तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट हो रहा होगा। तो साइन जो कंपोनेंट होगा सभी का छोटे छोटे पार्ट लेंगे और सभी का जो साइन कंपोनेंट होगा वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो कैंसिल करते जाएंगे। सिर्फ जो नेट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगा वो डी ई कॉस थीटा होल इंटीग्रेशन ऑफ द लूप के पूरे लूप से कितना होगा, क्योंकि डी कॉस थीटा छोटा वाला, फिर डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा सबसे मिलाएंगे तो पूरे लूप से कितना मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पे, वो हम इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे डी कॉस थीटा को। और फिर हम देखेंगे उसके बाद कितनी बात सुन में। अब इसी पॉइंट को जितनी बातें हमने कही है उससे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दे रखा है लेट Q इज द चार्ज, Q इज the total charge on the ring, ठीक है ना। so the
charge density lambda is equal to q by 2a 2 pi a 2 pi a कितनी बात सुन में? Now a very small length dl which have charge dq is taken. ठीक है ना? Now the electric field due to charge dq at p is given is dE. ठीक है ना? कितनी बात सुन रही? यहाँ पे जो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डी है. इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग वेक्टर dE being vector, it has two components. ठीक है ना? dE cos theta along horizontal and dE sin theta along vertically downward. ठीक है ना? vertically downward. ठीक है ना? ये तो इस पार्ट का हो गया. इसका आगे चले हम लोग. ये तो हम लोगों ने डीई के लिए किया था, इस वाले पार्ट के लिए किया था. ठीक है ना? डीएल लिया, डीक्यू चार्ज था, यहाँ से ये इसका कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया. अब इस वाले पार्ट के लिए लिखने जा रहे हैं, मगर जगह तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग मिटा देते हैं. तो जो मेन पॉइंट है आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ. ठीक है? ठीक है, वहां तक हो गया. अगेन we take dl very small length, a very small length dl dash having charge dq dash which is equal to dq. ठीक है ना? equal to dq. Now the electric field due to dq dash at p, इसकी वजह से dq dash at p is dE dash. Since dE dash is a vector, it has also two components dE dash cos theta along horizontal
while dA dash sin theta is along vertically upward, ठीक। here dA cos theta and here dE sin theta and dE dash sin theta are equal and opposite as shown in figure. So they will cancel to each other. कितनी बात सुने तो समझ में आ गया। यहां से हम लोग मिटा देते हैं। अब ये जो दो पार्ट थे उसके हिसाब से मैं आगे बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि डीएल जो लेंथ यहाँ इस पे जो चार्ज था डी क्यू था, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसका भी लिया सेम चार्ज अमाउंट में आया, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये दोनों कैंसिल कर दिए। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पार्ट से बचा हुआ वो डी ई कॉस थीटा बचा हुआ है दोनों पार्ट से। ऐसे ही इस रिंग का हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर मैं छोटा सा पार्ट लूँ, छोटा सा, और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे लूँगा मैं, तो इसकी वजह से जो यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा जो डी ई कॉस थीटा होगा और एक वर्टिकल होगा, उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल होगा जो साइन थीटा आएगा, उसके इक्वल और अपोजिट होंगे। तो जितने भी साइन थीटा के कंपोनेंट हैं वो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा नेट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो डी ई कॉस थीटा को होल इंटीग्रेट करेंगे पूरे लूप से। कितनी बात सुनी? तो कितना होगा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, ऑल dA sin theta will cancel to each other, and the net electric field at P is due to dA whole integration of dA cos थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे dE cos थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से क्लोज लूप से। ये इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, एक तो लिमिट लगाते हैं, लेकिन जब क्लोज लूप से लेते हैं तो इस तरह से क्लोज लूप लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये जब पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई से दिखाएंगे। डी तो बहुत छोटा था, मगर इंटीग्रेट करके टोटल जब निकालेंगे तो ई के बराबर हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में? आगे चलते हैं, ई इज इक्वल टू, डी को लिखना चाहेंगे तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है ना, डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डी क्यू है, चार्ज ये वाला डी क्यू है। ठीक है ना, और अब इसके बाद इसको जो है वैल्यू डालते हैं तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं, E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ के, और डी क्यू का हो जाएगा डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इंटू डी एल, चार्ज डेंसिटी डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। कितनी बात सुनी?
चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा को डीएल से मल्टीप्लाई तो उतना चार्ज डीक्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये जो आर है ये यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोग यहाँ से 90 का एंगल लेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये जो हाइपोटेन्यूज होगा हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रूट। ठीक है ना, होल रूट लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आर स्क्वायर लेना है हमें तो वो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और वहाँ आर स्क्वायर चाहिए तो हम उसको आर स्क्वायर को इससे हटा देते हैं। कितनी बात सुन में। और ये जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा हमने पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए, यानी टोटल चार्ज अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो उससे हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये देखते जाइएगा। ठीक है ना, E इज इक्वल टू के, और इसका लैम्डा को लिख रहे हैं Q अपॉन 2 पाई A इंटू डी एल। ठीक है ना, ये लैम्डा को चेंज कर दिया, इसको लेके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसे कर दिया, और ये कॉस थीटा। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, ये इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा इधर से मिटा लें, और उसके बाद देखते हैं हम लोग ये जो cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा एंगल है तो बेस हो जाएगा x और ये हाइपोटेन्यूज r हो जाएगा, x बाई r लिख लेते हैं। मैं r को इस तरह से लिख लेता हूँ, E इज इक्वल टू, ये जो 2 पाई आई यहाँ ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये क्लोज दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, तो इसको हम लोग कर लेते के क्यू डी एल 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर। कॉस थीटा को एक्स अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया। ये जो आर है ये आर स्क्वायर जो था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यानी कि हम लोग यहाँ पे मैं लिख दूँ थोड़ा सा, जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अगर आर सिर्फ लेना चाहेंगे तो रूट में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 का पावर लिख सकते हैं आर का। तो आर को हम लोग रिप्लेस दे रहे हैं इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 का पावर कर दिया। ठीक है ना, डीएल यहाँ तो डीएल भी है, हाँ ये डीएल है, ये कितनी बात में इंटीग्रेशन का साइन भी लगा लेते ये। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा लिया। अब क्या बताया कि ये जो नीचे वाला टर्म है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इस पे 1 का पावर है, इस पे हाफ का पावर है, तो ये 3/2 हो जाएगा। और जो जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेट करने के तो उसको बाहर निकाले थे, जो वैरी करता उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए के कांस्टेंट है, ये तो टोटल चार्ज इस पे जितना लेता है वो भी फिक्स है, एक्स ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये भी फिक्स है, और सिर्फ डीएल, ये जो डीएल लिया था फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल, ऐसे छोटे छोटे लेंथ को हम लोग, तो यही वेरिएबल है, बाकी ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सब कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो वेरिएबल है उसको अंदर रख लेते हैं। तो ये के क्यू एक्स बाहर निकाल लिया, 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 इसका पावर हो गया, और यहाँ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डीएल को। कितनी बात में डीएल को इंटीग्रेट करते हैं, ये डीएल 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 सबको प्लस कर देंगे तो पूरा एक रिंग बन जाएगा, लूप बन जाएगा, लूप यानी कि एक सर्कल बन जाएगा, और तो 2 पाई आर वो भी हो जाएगा। क्या आ जाएगा वो 2 पाई आर, लेंथ को लेंथ के लेंथ से प्लस करेंगे तो टोटल सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा के हम लोग लिखते हैं हम लोग के क्यू एक्स 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, और ये भी आएगा 2 पाई ए, ये इंटीग्रेट करेंगे तो, और ये जो टर्म है ये पूरा ही यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कितने क्या आ गया हमारा फाइनल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी आएगा ड्यू टू होल लूप, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2,
और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अगर एक्स वाई जेड प्लेन पे अगर लूप रखा है हम लोगों ने, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। हम लोगों ने लिखा तो नहीं है लेकिन बोला ज़रूर था कि ये जो लूप रखा है वाई जेड प्लेन पे, तो वाई जेड ये जेड है ये वाई है, इस पे रखेंगे तो इसका एक्सिस इधर की तरफ जाएगा, तो एक्स की तरफ जा रहा होगा, एक्स एक्सिस की तरफ। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, इसका डायरेक्शन ये इस तरह से आएगा। कितनी बात समझ में आई? समझ में आया तो नोट कर ले, फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ। स्पेशल केसेस है इसमें, ये मेन फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ सर्कुलर लूप इज इक्वल टू के क्यू एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस, अपॉन नीचे आर स्क्वायर होता था तो आर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। डायरेक्शन है थर्ड एक्सिस, बात समझ में रही है? डायरेक्शन क्या है इसका? थर्ड एक्सिस, थर्ड कोऑर्डिनेट। अगर जैसे ये लूप मान लो एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। मान लो एक्स जेड प्लेन पे ये लूप रखा हुआ है तो उसका डायरेक्शन होगा वाई, तो वो थर्ड जो एक्सिस होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेते हैं, इसके आगे हम बता रहे हैं इसको, ठीक है ना। स्पेशल यहाँ तक हो गया, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग इसको स्पेशल केसेस देखते हैं इसमें कि कौन कौन से स्पेशल केसेस है। तो मैं मिटाता हूँ इसको, ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाता है और उसके स्पेशल केसेस हम लोग देख रहे हैं। ये है, अब क्या बताया कि जैसे ये रिंग है, इसका सेंटर है, अगर इस पॉइंट को इसके सेंटर पे लेके आए तो ज़रा एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0, ठीक है ना। तो स्पेशल केसेस में हम लोग लेते हैं स्पेशल केसेस। फर्स्ट में क्या दे रखा? व्हेन x is equal to 0 or p lies on the center of the loop, लूप के सेंटर पे p आता है। ये जो p यहाँ पे लिया हम लोगों ने, इसके सेंटर पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, ये इसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 ले, यहाँ पे डालते हैं x का वैल्यू 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इस लूप के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कितनी बात में? ऐसे ही दूसरा कंडीशन लेते हैं कि ये अगर P बहुत दूर है, इतना दूर है कि ये A जो रेडियस है, यहाँ पे जो A यूज कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। तो इफ x इज मच ग्रेटर देन a, तो a को नेग्लेक्ट करेंगे। a को जब नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x पे q आ जाएगा, x पे q आएगा और ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x पे स्क्वायर बचेगा, तो KQ/x²। कितनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा KQ/x²। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि जो लोग ध्यान नहीं देंगे तो उनको फिर समझ में आ जाए। क्या बताया कि A को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, 0 मान लिया इसको। अब हमें x² पे 3/2 का पावर है और ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे का, तो x पे q बच जाएगा। ऊपर में x एक x है, वो x इसको एक को कट कर देगा तो x² बच जाएगा, तो KQ/x² बचेगा, तो ये हो जाएगा KQ/x²। यानी ये जो P पॉइंट अगर बहुत दूर है, इतना दूर है कि इसके A के कंपेयर में A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा KQ/x²। और ये जो फॉर्मूला है एक पॉइंट चार्ज के लिए यूज़ करते हैं। हमें याद है पीछे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो पॉइंट चार्ज के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है P अगर बहुत दूर होता है तो इसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, व्हेन P is very far
very far from the ring, then a ring behave as a point charge, as a point charge, ठीक है ना। ये पूरा रिंग जो है ना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। कितनी बात समझ में? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो वेरिएशन है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखा था ये x का 0 लेके यहाँ 0 हो गया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर के अलोंग जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्सिस के अलोंग, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह से वेरिएशन होता है उसे हम लोग एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या बताया कि जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो घटना शुरू करता है। तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। इसको इधर से मिटा देना हम लोग। ये जो रिंग है बेसिकली वाई जेड प्लेन पे ऐसे हम लोगों ने रखा है, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन पे। हाँ, जैसे ये दिखा रहे हैं ये इस तरह से रखा हुआ ऐसे रिंग, ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी तो हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है इस रिंग पे, तो आगे भी हो, इधर भी होगा, यानी आगे होगा पीछे भी होगा। तो जब हम इसको पहले आगे का प्लॉट करते तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जो है ना ऐसे प्लॉट करते हम लोग, ठीक है ना। एक मैक्सिमम स्टेज आता है और फिर इसके नीचे से भी प्लॉट करते हैं। ये भी एक पीछे की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसके पीछे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, वो तो हम लोग कन्वेंशनल यूज़ कर रहे हैं, वैसे होता चारों तरफ है। तो इस एक्सिस के एक्स एक्सिस के लोग दिखाएंगे तो ये इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम होता है, ये भी मैक्सिमम है, मगर चूंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं इसलिए वो उसको नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ बुक में इसका ऐसे भी ग्राफ दे रखा है, जैसे ये ओरिजिन सेंटर है ना ये, तो ये सेंटर से ऐसे लेके ये ऐसे भी दे रखा है और फिर ये ऐसे भी दे रखा है। कुछ बुक में ऐसे भी ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ सेम चीज़ है, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इधर को हम लोग ऊपर से दिखा रहे हैं राइट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड वाला तो उसको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए नीचे से दिखा रहे हैं उसको है, लेकिन ये भी मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। और अगर हम लोग दोनों इधर दिखाएं तो फिर डिफरेंस कैसे समझ में आएगा राइट वाला कौन सा लेफ्ट वाला कौन सा है। मगर इस तरह से भी बहुत सारे बुक में है ग्राफ, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द सर्कुलर लूप। अब क्या देखा गया है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होते जा रहा है ना। डिस्टेंस से ये बढ़ते 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 मैक्सिमम हो रहा है। तो किसी भी मैक्सिमम टर्म का या किसी भी मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो उसका वैल्यू होता है 0। मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 0। तो क्या होगा, DE अपॉन DX, यानी डिस्टेंस के हिसाब से करेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग ये गलत लिखा गया, ये E मैक्सिमम को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर D अपॉन DX से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। कितनी बात सुनी। अगर हम लोग इधर भी ये वाला जो रिलेशन दे रखा है, ये एक E को हम लोग मैक्सिमम यहाँ मान लेते हैं और अगर इसको DE से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगा, क्योंकि ये जो 0 है कि इधर जाएगा 0 हो जाएगा, Q इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये बाकी जो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो एक वैल्यू दे रखा है डिस्टेंस में और रेडियस में, रेडियस ऑफ द रिंग एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P का जो रिलेशन दे रखा है वो ये दे रखा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन √2। यानी कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा,
ए अपॉन रूट 2 पे, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में ले, ए जो रेडियस होगा और रूट 2 एक वैल्यू आता है। इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करने के बाद आता है ये, कितनी बात सुनाई। तो इस वाले पोजीशन पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए बाई रूट 2 पे। x इज इक्वल टू, एक्स मतलब डिस्टेंस, ये जो x है ये इसको ऐसे बोल सकते हैं a अपॉन रूट 2 के बराबर पे जाने के बाद, और यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे a बाई रूट 2 डाल देते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आने लगेगा, वो अब हम डाल के दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग डालते हैं इसमें, इसको वैल्यू को डालते हैं। हाँ, ये ग्राफ को, ये इस पे भी ग्राफ बना हुआ है, ये ऐसे भी है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है वहाँ डिस्टेंस यानी x और रेडियस का रिलेशन तो ये आया हुआ है। अगर उस वैल्यू को डाल दे तो फिर चेंज होने के बाद नया फॉर्मूला क्या आएगा, जहाँ पे मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम के लिए ले रहा है के क्यू एक्स अपॉन ए अपॉन रूट 2। ठीक है ना, ये तो ऊपर का हो जाएगा, x की जगह पे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे है a अपॉन रूट 2। ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस a स्क्वायर है और ये 3/2 इसका पावर है। कितनी बात सुनी, तो ये a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, यानी हाफ हो गया। ये a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। कितनी बात सुनी, 3a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, आगे हम लोग करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये उसको मैं लिख देता हूँ पहले। तो E मैक्सिमम इज इक्वल टू ये A अप के क्यू A अपॉन रूट 2, ये हम बाहर कर लिया इसको बाहर, और ये हो गया 3/2 A स्क्वायर 3/2। कितनी बात सुनी, क्या देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा के क्यू ए आ गया, और ये जो रूट 2 था हमने यहाँ ले लिया इसको, और ये जो हम लोगों ने ऐड कर दिया तो 3/2 ए स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले क्यूब कर लेते हैं, इस पूरे का क्यूब लेते हैं, क्यूब। तो क्या मिलेगा, ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू ए रूट 2 तो बाहर ही रहने देते हैं, इसका क्यूब लेंगे तो ये आएगा 27/8, और a पे 6 पावर आ गया, फिर ये 1/2 स्क्वायर रूट बच गया इसका। ठीक है, जब इसका रूट लेंगे तो 27 का 3√3 आ जाएगा, 8 का 2√2 आ जाएगा, और ये a पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा के क्यू ए, और ये रूट 2 तो ऐसे ही बाहर रखते हैं, मगर ये हो गया 3√3 इसका, और ये हो जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा, ये रूट लेंगे तो 6 पे 3 का पावर आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, तो ये जो है ना रूट टू नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये 3√3 a क्यूब अपॉन 2 है, तो 2 को रेसिप्रोकल कर तो यहाँ जाएगा, और एक a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक a जो है ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2k क्यूब 3√3 a स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना वैल्यू आ गया। ये हाफ जो था वो ऊपर चला गया, मैक्सिमम का वैल्यू हो गया, ये समझ में आ रहा ना। एक बार इसको मैं चाहे तो फिर से मैं बता देता हूँ, और 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3√3 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, a पे 6 पावर है, इसका स्क्वायर तो a पे 3 पावर हो गया, और ये √2 ये साथ चल रहा था, तो ये √2 और 2√2 तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, 3√3 अपॉन 2 a क्यूब, तो a क्यूब को एक पावर यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये a स्क्वायर बच जाएगा। अब ये रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला गया, तो 2k अपॉन 3√3 a स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया हमारा 2k अपॉन
3√3a²। ए जो है ना रेडियस है। ये तो हमें के का वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू पता है 1/4πε0। तो अगर मान लो के को हटा दे तो फिर क्या लिखेंगे, ये तो आपका एक मैन वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ई मैक्सिमम अगर लिखना चाहते हैं के को रिप्लेस देके तो 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है ना। और ये q तो है ही है यहाँ पे, और ये 3√3a²। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा। तो ई मैक्सिमम जो होगा q/6√3πε0a²। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा आपको। फॉर्मूला में कभी कभी कंपटीशन में ऐसा होता है ना, फॉर्मूला दे देता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इनमें से, तो के को रिप्लेस करने के बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, इतने सारे हम लोगों ने एक टॉपिक किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ सर्कुलर लूप। तो हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहा तो ये फाइनल फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का, k/x² प्लस a² 3/2। ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। अब यहाँ पे देखा कि स्पेशल केस में देखा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जैसे जैसे हम लोग एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ेगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जब हम लोग इसको डिस्टेंस से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 ले लेते हैं, और इसको 0 लेने के बाद जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो x एंड a में रिलेशन आ जाता है हमारा कि x जो है यानी जो डिस्टेंस है रेडियस अपॉन a/√2 के बराबर होना चाहिए। वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, चाहे वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। उसके हिसाब से ये हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर दिया। इस पर एक ग्राफ वो था जो हमने मिटा दिया। ये मेन कोर पॉइंट है, इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि कंपटीशन में इसी तरह के कोर पॉइंट पे सवाल आते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कैसा न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल तो इस पर आ जाएगा, स्पेशल केसेस पे आ जाएगा। फिर इसके बाद मैक्सिमम कहाँ होगा, तो x ऑन a बाई रेडियस के टर्म में रिलेशन ये आ गया, ग्राफ आ गया। क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ग्राफ आ गया। फिर जब इसका x का वैल्यू डालेंगे इसमें तो सिंप्लीफाई होने के बाद एक हमारा फॉर्मूला ये 2kq/3√3a² हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का। k के टर्म में 2kq/3√3a²। अगर k को हटा दें 1/4πε0 से चेंज कर दें तो ये आपका आ जाएगा q/6√3πε0a²। फॉर्मूला दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप हैविंग चार्ज अलॉन्ग द सेंटर। तो फिर इसमें भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कैलकुलेशन ही हमेशा आएगा, फॉर्मूले से भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह के इतने सारे सवाल हैं जो कंसेप्ट बेस्ड हैं, बाकी ये एक कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है ना। लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम लगता है तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये पूछेंगे नहीं न्यूमेरिकल। हाँ, फार्मूला ज़रूर पूछ सकते हैं, फार्मूला ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए, उतना टाइम के वैल्यू देंगे तो टाइम उसके हिसाब से। तो इस तरह से, लेकिन ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सवाल बनते हैं। कितनी बार में ये टॉपिक समझ में आया है, ये एक बड़ा टॉपिक था, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टॉपिक करेंगे हम लोग वो है डाइपोल। डाइपोल के बाद आएगा गॉस थ्योरम। हमने पहले ही कहा कि गॉस से पहले थोड़ा सा छुपाते हैं। डाइपोल को मैं अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद कल हम लोग उसके आगे करेंगे, ठीक है ना। डाइपोल जानते हैं आप लोग? हाँ, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्या बात है यार। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी फील्ड के टर्म में बताया उस तरह का डेफिनेशन अगर आता है, ठीक है बच्चों। बाकी दूर के समझ में आ रहे हैं, नोट कर लो। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अच्छा लगेगा आज नहीं तो कल लगेगा, जब ज़रूरत होगी तो आप लोग उस वक्त तो ढूंढोगे ही, ठीक है ना। तो बहुत सारे चैनल में मेरा भी चैनल देखना, और देखना कि पढ़ने पढ़ाने का अंदाज में कितना फ़र्क है, कितनी बात में। तो आगे चलते हम लोग। कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी ढूंढेंगे, वरना आज तो मैं ज़बरदस्ती भी कहूँगा कि बेटा घी लगा हुआ रोटी खा ले, भूखा है तो पेट भरा हुआ तो कैसे रोटी खाएगा वो, या उसको ज़रूरत ही नहीं है, भूख ही नहीं है तो काहे को रोटी खाएगा वो। जो रोटी तो वो खाएगा, सूखी रोटी भी खा लेगा जो जिसको खाना नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसी तरह से पढ़ने का ज़बरदस्ती बोलेंगे पढ़ने का तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब
ज़रूरत होगी पढ़ने की, एग्ज़ाम होगा करीब, तो फिर ढूंढेगा कि भाई कोई तो तरीका बताओ जल्दी से मैं थोड़ा कोर्स कंप्लीट कर लूँ, टेस्ट क्वालिफाई करना, अपियर होना, ये करना होगा, तो उस वक्त मैं काम आऊँगा। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके रखो, बाद में जब ज़रूरत होगी तो फिर ढूंढो किसका चैनल पढ़ूँ किसका नहीं पढ़ूँ, कौन सा अच्छा समझाते कौन सा नहीं समझाते। तो पहले एक वीडियो सब देख लो, सब्सक्राइब देखने के बाद समझ में आए तो सब्सक्राइब करो, पढ़ना बाद में, नहीं पढ़ना हो तो। ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई, आगे चलते हैं, डाई पुल करते हैं।